हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, पार्सिंग करके देखते हैं। यहाँ एक आर्टिकल है, यहाँ लिखा हुआ है कि अ डिस्टिंक्ट राइट। अच्छा, ऐसे कुछ लिखा हो तो समझना मुश्किल होता है, बट चूंकि यहाँ पर ये अ लिखा है गाइस, तो अ हमारा आर्टिकल है। तो आर्टिकल है तो कहीं ना कहीं एक नाउन की बात होगी। अब डिपेंड करता है कि ये नाउन है या ये नाउन है, कैसे पहचानेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है राइट। तो कभी भी क्या होता है कि जैसे ये एक नाउन, मैं इसको अगर नाउन मान लेता हूँ क्योंकि लास्ट में इसके अलावा कुछ नहीं है, तो हो सकता है ये नाउन हो और ये पूरा का पूरा इसका एक प्री मोडिफायर हो। प्री मोडिफायर का मतलब है कि इस राइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो अगर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो फिर अगर ये ए है तो ये बीच में ऑफकोर्स ये एक नाउन नहीं हो सकता, ये कहीं ना कहीं एडजेक्टिव होगा। ऐसे हम समझते हैं, कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है कि दो वर्ड्स मिलकर भी एक पूरा कंपाउंड नाउन बना देते हैं, ऐसा भी होता है। बट यहाँ पर हम इसको एडजेक्टिव मानते हैं कि अ डिस्टिंक्ट राइट, मतलब एक राइट। राइट हमारा नाउन होता है। राइट मतलब एक 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 अधिकार, एक हक, एक राइट है। ओके, कैसा राइट है, विच टाइप ऑफ राइट। तो जो विच टाइप ऑफ का जवाब दे दे वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है, या विच का जवाब दे दे। तो डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है एकदम अलग। अगर मैं कहता हूँ यू हैव अ डिस्टिंक्ट वॉइस, एकदम आपकी एकदम अलग आवाज़ है, तो डिस्टिंक्ट का मतलब बिल्कुल अलग, हट के। तो एक एक बिल्कुल अलग अधिकार, सेपरेट। तो यहां तक ऐसे तो समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हैं। अब यहां कैसे कोई समझेगा कि क्या है। जैसे यहां लिखा हुआ है कि राइट टू बी फ्री ऑफ क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स कम्स अमिड अ कंजर्वेशन डिलेमा। तो अब इसकी पार्सिंग का एक मतलब हो सकता है कि हम यहां पर अगर देखें कम्स, ये मेरा वर्ब है। इट मीन्स कि यहाँ से वर्ब वाले पार्ट से यहाँ तक जो आप देख रहे हो, ये आपका क्या हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। किसी भी सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट का हिस्सा होता है और एक प्रेडिकेट होता है। तो प्रेडिकेट को छोड़ दो, यानी कि ये जो आपका दिखाई दे रहा है राइट टू बी फ्री ऑफ क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स, ये आपका क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अब इतना बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब आप इसको नाउन फ्रेज कहोगे। बट इसमें बात किसकी हो रही है, बात हो रही है राइट की। ये आपका मेन सब्जेक्ट है। मेन जो नाउन होता है ना, हेड जो है वो ये है, और इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है, कोई ए वे नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो आपका राइट है, ये आपका मेन नाउन है। कई बार होता है ना कि हेडलाइंस वगैरह में कुछ भी नहीं लिखते हैं, शॉर्टकट में लिखते हैं। कई बार प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया। तो राइट, ठीक है। और ये राइट हमारा नाउन है, और इसका वर्ब यहाँ पर कम्स है। देखो ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है। तो ऐसे तो आपने पार्सिंग कर लिया कि अच्छा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। लेकिन सब्जेक्ट के बगल में ये जो आइटम्स दिख रहे हैं ना, ये क्या करते हैं, ये इसी सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं गाइस। तो ये राइट के बारे में क्या कह रहा है कि राइट, कौन सा राइट, टू बी फ्री, फ्री होने का राइट। फ्री हो जाना है। किससे फ्री होना है, एक प्रपोजिशनल फ्रेज लगा है, ऑफ क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स। यानी कि क्लाइमेट में जब चेंज आता है उसका जो प्रभाव पड़ता है, मान लो बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, कहीं कुछ ऐसा हो जाए, क्लाइमेट में कुछ चेंज आया तो उसका एक इफ़ेक्ट जो पड़ेगा, तो उस इफ़ेक्ट से फ्री होना है, उसका हक। कौन सा राइट, कि भैया हम क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव हैं, जो गलत प्रभाव है, यहाँ गलत नहीं लिखा बट इफ़ेक्ट्स का मतलब कि उसका जो भी प्रभाव है उस प्रभाव से फ्री हो जाए, टू बी फ्री, फ्री होने का अधिकार। ये इतना मतलब तो समझ में आ रहा है। तो ये जो अधिकार है कम्स, अब जैसे यहाँ पर कम्स लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम इसको केम समझेंगे। हम समझेंगे कि अच्छा ये जो राइट है ये आया, यहाँ लिखा है आता है। अब यहाँ बीच में एक प्रेपोजिशन लगाया अमिड। अमिड का मतलब होता है किस दौरान आया, किस बीच में आया, तो उसी दरमियान आ गया। अमिड का मतलब दरमियान, किस दरमियान आ गया, अमिड अ कंजर्वेशन डिलेमा। अब ये पूरा का पूरा कंजर्वेशन डिलेमा भी हमारा एक, इसको नाउन ही है क्योंकि ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। एक छोटा सा इसको चाहे तो कंपाउंड नाउन मान लो। ओके, दोनों ही नाउन है, मतलब दोनों वर्ड मिलाकर के किसी एक बात को कह रहे हैं। कंजर्वेशन डिलेमा क्या होता है, डिलेमा सबको पता है ना। डिलेमा का मतलब है कि आप ऐसी जगह फंस जाओ, ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ कि यार मैं ये करूं कि ये करूं, नहीं कुछ समझ में आए कि ये कदम उठाऊं कि ये कदम उठाऊं, दोनों ही कदम ऐसा लग रहा है कहीं खराब ना हो जाए, तो उसको डिलेमा कहा जाता है। हिंदी में क्या बोलते होंगे, असमंजस में फंस जाना। तो ये तो असमंजस है।
ये है किस तरह का असमंजस है। अब ये भी चूंकि नाउन है, TION नाउन, तो दो नाउन एक साथ है, तो कई बार हम क्या करते हैं कि इधर वाले नाउन को हम एडजेक्टिव समझ लेते हैं कि अच्छा दोनों नाउन है। अब ये नाउन जो है इसके बारे में बता रहे कैसा डिलेमा, तो कंजर्वेशन डिलेमा। कंजर्वेशन क्या होता है, इसको कंजर्व से सोचिए, कंजर्व, कंजर्व से बना कंजर्वेशन। कंजर्व का मतलब होता है सेफ गार्ड करना। सेफ गार्ड का मतलब क्या है, देखभाल करना, ख्याल रखना, पेड़ पौधे जो नेचर को कंजर्व करना। तो कंजर्वेशन डिलेमा है कि नेचर को हम कैसे उसे प्रोटेक्ट करें, उसमें कहीं ना कहीं दुविधा होगी। अभी दुविधा चल ही रहा है कि कैसे करें, नेचर का क्या ऐसा कर दे कि सब कुछ ठीक हो नेचर के साथ। उस डिलेमा अभी चल ही रहा था, वो असमंजस चल ही रहा था। उसी असमंजस के बीच में ये आ गया कि भैया आप कैसे भी नेचर को सेव करो, अगर नेचर में कोई परिवर्तन हुआ और उसका अगर कोई इफेक्ट पड़ा तो इफेक्ट से भैया फ्री होने का राइट होना चाहिए, कि वो इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए, हम बर्बाद नहीं होने चाहिए नेचर के बर्बाद होने से। ये बात कही जा रही। अब बताओ, देख रहे हो कितना मुश्किल होता है पार्सिंग, फिर भी कोशिश करते हैं। अब यहां देखो, इन है, यहां एक प्रेपोजिशन है इन। ये प्रेपोजिशन इसके बगल में लगा हुआ है रिकॉग्नाइजिंग। अब ये ING क्या कर रहा होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या ये जेरंड है, क्या ये पार्टिसिपल है, क्या कोई ये कंटिन्यूअस टेंस है? ये ING तो तीन ही काम करते हैं। तो इन के बाद, प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब में ING आए तो उसे हम क्या कहते हैं, जेरंड कहते हैं, जेरंड कहते हैं। ठीक है। और ये जो जेरंड होता है, चूंकि अंदर से तो वर्ब होता है, तो ये अपने बगल में अपना ऑब्जेक्ट ले सकता है, अपने बगल में बहुत सारी चीज़ें लेगा, पूरा एक जेरंड फ्रेज बना देगा। तो पढ़कर देखते हैं कि इन रिकॉग्नाइजिंग, रिकॉग्नाइज का मतलब एक तो पहचानना होता है, एक रिकॉग्नाइज का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को वैलिड ठहरा देते हो, एक पहचान दे देते हो उसकी। तो पहचानना भी है और एक पहचान दे देना भी है कि अब ये बंदा इस रूप में रिकॉग्नाइज होगा, तो इन रिकॉग्नाइजिंग यानी कि एक वैलिड पहचान देने में या पहचानने में, हम ऐसे समझेंगे। क्या रिकॉग्नाइज करना है, ये ऑब्जेक्ट है, रिकॉग्नाइज का ऑब्जेक्ट है द राइट। उस राइट को एक पहचान देनी है, उस अधिकार को एक वैलिड पहचान देनी है। कौन सा अधिकार, तो फिर यहां पर आ गया ना, टू बी फ्री, फ्री होने का अधिकार। किससे फ्री होना है, फिर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया, ऑफ द एडवर्स इफेक्ट्स। एडवर्स का मतलब बुरा, खराब, इफेक्ट का मतलब प्रभाव, बुरे प्रभाव से फ्री होना है। किसका बुरा प्रभाव, फिर यहाँ पर आ गया प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट में जब बदलाव आएगा, उसका जो एडवर्स इफेक्ट होगा, जो बुरा प्रभाव होगा, उससे फ्री होने का अधिकार। तो इस अधिकार को हमें एक रिकॉग्निशन देना है, एक पहचान देना है, रिकॉग्नाइजेशन, सॉरी, इसको रिकॉग्नाइज करना है, एक पहचान देना है। किस रूप में पहचान देना है, एज अ डिस्टिंक्ट फंडामेंटल राइट। इस राइट को हमें क्या बनाना है, बिल्कुल अलग, डिस्टिंक्ट फंडामेंटल, मूल अधिकार जो सबसे अलग हो, एक और नया, एकदम अलग, जो दूर से दिख जाए कि हमें भैया किसी भी क्लाइमेट में अगर परिवर्तन होता है तो उसका जो बुरा प्रभाव निकलता है उससे हम बच जाए, हम उससे गरीब ना हो जाए, हम हमारा उससे स्कूल जाना छूट जाए, कमाना छूट जाए, वो भैया हम पे नहीं पड़ना चाहिए। तो वो एक ऐसा राइट है, उसको कैसा राइट बना दो, किस रूप में उसकी पहचान दे दो, उसको एक बिल्कुल अलग से राइट दे दो, फंडामेंटल राइट का पहचान दे दो भाई। अब कुछ आया समझ में, गजब का पार्सिंग है आज का, तो खतरनाक नहीं लग रहा है। और देखते हैं, देखो आएगा कहाँ जाएगा। यहाँ लिखा है कि द सुप्रीम कोर्ट, ओके, फिर यहाँ पर लिखा है ऑफ इंडिया। तो ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है। हैज़, और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एडवांस्ड द केस। एडवांस का मतलब होता है कि और आगे प्रस्तुत कर देना, बढ़ा देना, किसी आगे की कार्रवाई के लिए बढ़ा देना। तो इसने केस को आगे बढ़ा दिया, कोर्ट ने केस को और आगे बढ़ा दिया कि चलो भाई आगे बढ़ाया, मतलब और कुछ अच्छा होगा, आगे बढ़ा दिया। किस पर्पस से बढ़ा दिया है, फॉर अ हेल्दी एनवायरनमेंट, एक अच्छे एनवायरनमेंट के पर्पस से, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक ऐसा डेवलपमेंट हो जो सस्टेनेबल हो, चलता रहे चलता रहे चलता रहे।
उस पर्पज से केस को सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए। और ये सब केस को आगे क्यों बढ़ाया है, किसके पहचान में, कि इस राइट को एक डिस्टिंक्ट फंडामेंटल राइट दे दे, इस पहचान में उसने केस को आगे बढ़ा दिया। आगे देखें, देखिए द एपेक्स कोर्ट, एपेक्स का मतलब होता है सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट कह लो। द एपेक्स कोर्ट हैड लॉन्ग अगो रिकॉग्नाइज्ड, अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है कि नहीं, देखो हैड है या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लॉन्ग अगो का मतलब बहुत पहले, तो इस एपेक्स कोर्ट ने बहुत पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया था, किसको, मतलब पहचान दे दी थी, द राइट टू लिव इन अ क्लीन एनवायरनमेंट, यानी कि जो अधिकार है हमारा रहने का साफ सुथरे माहौल में, ये इस राइट को उसने एक पहचान दे दी थी, किस रूप में, एज पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो राइट टू लिव को उसने एक पहचान दे दी थी, किस रूप में, कि पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, कि हमारे पास जो जीवन का जो हमारा अधिकार है, जीने का जो अधिकार है, जो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसके रूप में पहचान दे दी थी। ऐसा लिखा हुआ है, देख लो जी, साफ साफ देख लो, द एपेक्स कोर्ट हैड लॉन्ग अगो रिकॉग्नाइज द राइट टू लिव इन अ क्लीन एनवायरनमेंट एज, यानी कि इस अधिकार को, जो लिव इन क्लीन एनवायरनमेंट है ना, इस अधिकार को एज पार्ट ऑफ, उसका हिस्सा मान लिया, किसका हिस्सा, आर्टिकल 21 का हिस्सा मान लिया, उस रूप में ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर दिया था कि इसको आर्टिकल 21 का ही हिस्सा मानो। क्या है 21, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ अंडर, देख ही रहो आर्टिकल 21। अब आगे देखो, पार्सिंग बस करके देखो कि मतलब क्या निकल रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ कि हाउ एवर, क्यों लिखते हैं हाउ एवर, अगर शुरू में हाउ एवर आ जाए तो ये क्या करता है कि ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर देता है और एक कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है कि ये बात तो कोर्ट ने कही, फिर भी द कोर्ट हैज़ नाउ रीजन्ड, अब कोर्ट ने एक तर्क दिया है, यू नो, रीजन का मतलब क्या होता है, एक तर्क वाली बात कही है, क्या रीजन, क्या रीजन, व्हाट, दैट, यह कि द राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। अब ये दैट क्यों आ रहा है, जरा पार्सिंग करके देखिए, यहाँ देखिए, ये है द कोर्ट हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइट, हैज़, और यहाँ रिजंट है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, बीच में नाउ लगा देते हैं, तो द कोर्ट हैज़ नाउ रिजन्ड, अब कोर्ट ने एक तर्क दिया है, क्या तर्क दिया है, रिजन्ड व्हाट, तो ये व्हाट का जवाब दे रहा है दैट, तो ये हमारा एक कंजंक्शन हो गया, और दैट से जब कोई सेंटेंस शुरू होगा तो एक क्लॉज बनाएगा, और वो क्लॉज कहलाएगा नाउन क्लॉज, ये क्लॉज है। तो क्या तर्क दिया है, दैट द राइट, यह कि जो अधिकार है, कौन सा अधिकार, टू बी मतलब होना, और टू बी के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये थर्ड फॉर्म इसी के साथ होने लगेगा, जो सब्जेक्ट है उसी के साथ, द राइट टू बी प्रोटेक्टेड, यानी कि प्रोटेक्ट होने का जो अधिकार है, कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए, किससे प्रोटेक्ट किया जाए, फ्रॉम क्लाइमेट चेंज से प्रोटेक्ट किया जाए, तो ये अधिकार, एंड द राइट टू अ होलसम एनवायरनमेंट, और जो अधिकार है किस चीज़ का, ये मत सोचा करो कार है तो यहाँ ऑफ आ जाएगा, ये सब फिक्स्ड प्रपोजिशन होते हैं, राइट के साथ टू आता है, ये रटना पड़ेगा आपको, राइट टू लिव, राइट टू दिस, राइट टू दैट, ये सब ऐसे आता है। तो यहाँ पर राइट टू अ होलसम एनवायरनमेंट, होलसम का मतलब होता है बहुत ही हेल्दी, अच्छा, साफ सुथरा, तो जो अच्छे एनवायरनमेंट का हमारा अधिकार है, यानी कि जो हमारा राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम क्लाइमेट चेंज जो है, और राइट टू अ होलसम एनवायरनमेंट जो है, आर टू साइड्स ऑफ द सेम क्वाइन, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, दो साइड से, ऐसा कोर्ट ने एक तर्क दिया है। तो ये दैट से लेकर के और यहाँ तक हमारा क्या है, एक नाउन क्लॉज है जो व्हाट का जवाब दे रहा है, कि रीजन व्हाट, तो दिस, कि ये दोनों चीज़ें जो है वो सिक्के के दो पहलू हैं। अब यहाँ लिखा है कि एंड गिवन द इंक्रीजिंग थ्रेट। अब देखो यहाँ पर ये शायद बच्चों को समझ में नहीं आता हो कि गिवन क्या है, लोगों को लगता हो कहीं कुछ दे तो नहीं दिया, ये सिखाने वाली बात है गिवन।
देखो ये जब ऐसे आ जाए गिवन, तो गिवन का मतलब होता है कि ध्यान देते हुए, मतलब इसको समझ लो कि कंसीडर करते हुए। अगर मैं कहता हूँ गिवन हिज एज ही शुड नॉट प्ले दिस गेम, यानी कि उसकी उम्र को देखते हुए उसे गेम नहीं खेलना चाहिए, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे जब लिखा हुआ है कि गिवन द इंक्रीजिंग थ्रेट, अब देखो इंक्रीजिंग बीच में क्या है, ये एडजेक्टिव है, बढ़ता हुआ थ्रेट मतलब जो खतरा है। तो बढ़ते हुए खतरे को देखकर, थ्रेट को देखकर, कहाँ से खतरा बढ़ रहा है, फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज से जो खतरा बढ़ रहा है ईयर आफ्टर ईयर, हर साल, उसको देखते हुए द टाइम हैज़ कम, समय आ गया है, क्या करने का, टू ट्रीट, ये हमारा इन्फिनिटिव है, समय आ गया है क्या करने का, टू ट्रीट द फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब क्या होता है, फॉर्मर का मतलब पहले वाला, लेटर का मतलब बाद वाला, तो फॉर्मर का मतलब क्या, जिसके बारे में बात हो रही है ना कि डिस्टिंक्ट राइट बनाओ, टू बी प्रोटेक्टेड वाला। तो टाइम आ गया है कि वो जो राइट है, द टू ट्रीट द फॉर्मर, जो राइट जिसकी बात की जा रही है उसको क्या करो, उसको ट्रीट करो एज ए डिस्टिंक्ट राइट, यानी कि वो जो राइट टू बी फ्री फ्रॉम एनी साइड इफ़ेक्ट जो है, एडवर्स इफ़ेक्ट जो है, उसको भैया ट्रीट करो एक बहुत ही विशेष अधिकार के तौर पर, एक अलग राइट के तौर पर ट्रीट करो, ऐसा वक्त आ गया है। इस चीज़ को देखते हुए कि भैया बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज से, हर साल खतरा बढ़ रहा है, क्लाइमेट में चेंज होगा तो लोगों को नुकसान होगा, तो फिर वो फ्री कहाँ हो पाएंगे, तो उनको भैया इस नुकसान से फ्री रहने का एक अधिकार है। तो ये अधिकार एकदम उसको डिस्टिंक्ट अधिकार बना दो कि हाँ भाई हमें इस क्लाइमेट चेंज से नुकसान नहीं होना चाहिए, हमें सही साफ नुकसान से बचे रहने का अधिकार है। तो अधिकार है तो उस तरीके से गवर्नमेंट काम करेगी। अब समझ में आ रहा है कुछ? और देखो तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अब है कि इट हैज़, इट मतलब कौन, इट मतलब कोर्ट, इट हैज़ एक्सप्लेन्ड, कोर्ट ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है। क्या एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेन्ड हाउ द वैगरीज ऑफ क्लाइमेट चेंज, वैगरीज को बोलते हैं इररेगुलरिटीज़, यानी कि अनियमितता, कोई तय नहीं है, कभी होगा कभी नहीं होगा, अनियमित है। तो हाउ द वैगरीज ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का जो वैगरीज है, जो उसका जो एक इरेगुलरिटी है, कभी होता है कभी नहीं होता है, हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन लाइफ। तो इट हैज़ एक्सप्लेन्ड, इसने बता दिया है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के अंदर जो परिवर्तन होते रहते हैं, हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट, इनका है, ये पोजीशन को दिखा रहा है। तो इस क्लाइमेट चेंज का एक एडवर्स, एक बुरा प्रभाव, इम्पैक्ट है ऑन लाइफ, लाइफ पर बुरा प्रभाव है। जब क्लाइमेट में चेंज होगा तो बुरा प्रभाव पड़ेगा लाइफ में। थ्रू व्हाट, किस वजह से ये क्लाइमेट चेंज होता है, थ्रू फैक्टर्स, बहुत सारे इसके घटक है, फैक्टर्स है, कारण है। अब फैक्टर्स के बाद यहाँ पर अचानक लिखा है रेंजिंग, आईएनजी क्या है, क्यों है, तो ये दिखाता है कि फैक्टर्स, आप चाहो तो यहाँ पर क्लॉज लगा लो विच आर रेंजिंग फ्रॉम, बट इंसान इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही बोलता है कि वो फैक्टर्स जो शुरू रेंज करते, रेंज का मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हैं, ऐसे देखो, रेंजिंग फ्रॉम कहाँ से शुरू होते हैं, राइजिंग टेम्परेचर। अब देखो राइजिंग यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या है, कैसा टेम्परेचर, बढ़ता हुआ टेम्परेचर। तो यानी कि जो क्लाइमेट में चेंज होता है उसका रेंज बता रहा है कि वो किस फैक्टर से होता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्लाइमेट में चेंज होगा, स्टॉर्म, आंधी तूफान आएगा, यू नो, एंड ड्रॉट्स, सूखा पड़ेगा, टू फूड शॉर्टेज। तो मतलब कि ये फ्रॉम और ये टू, इसके बीच में सारी बातें बताई गई है कि बढ़ते हुए टेम्परेचर, आंधी, सूखा से लेकर फूड की कमी तक इसके अंदर आते हैं। फिर से देख लो,
इट हैज़ एक्सप्लेन्ड, इसने एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से, हाउ, किस तरीके से वैगरीज ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की जो अनियमितता है उसका किस तरीके से एक बुरा इम्पैक्ट है हमारी जीवन पर, किसके माध्यम से, थ्रू फैक्टर्स, इन फैक्टर्स के माध्यम से। कौन से फैक्टर्स हैं? टेम्परेचर बढ़ गया तो बुरा प्रभाव पड़ेगा, तूफान आ गया तो बुरा प्रभाव पड़ेगा, सूखा आ गया तो बुरा प्रभाव पड़ेगा, फूड की कमी हो गई तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब चीज़ किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू क्रॉप फेल्योर। क्रॉप में मतलब फसल इंसान नहीं उगा पाता है, उसमें फेल हो जाता है, यू नो। और देखो, एंड शिफ्ट्स इन वेक्टर बॉर्न डिजीज़। वेक्टर बॉर्न डिजीज तो रटना पड़ेगा, ये बीमारी होता है, फैलाने वाली बीमारी। मतलब क्या है ये? मतलब मच्छर से, जो एक मच्छर यहाँ से वहाँ भागते हैं, काट लेते हैं, नहीं होता है चिकनगुनिया, डेंगू वगैरह, ये सब जो होता है, तो उनमें भी शिफ्ट्स होता रहता है, कभी ये कभी ये बीमारी, कभी वो बीमारी लग गया। तो ये सब घटक है गाइस। क्लियर अब आ रहा है समझ में थोड़ा बहुत? अब देखिए, तो ये इस बार मैं ये आर्टिकल इसलिए लाया हूँ कि जब मैं वो लाता हूँ, कहीं सिटी न्यूज़ लाता हूँ, तो सबके लिए आसान हो जाता है ना। कहते हैं सर बहुत इजी है तो थोड़ा मुश्किल लाओ। तो अगर मुश्किल को तो थोड़ा झेलना पड़ेगा ना, तो झेलते हैं, धीरे धीरे मुश्किल भी आ जाएगा। क्या है, ये होता है कि इसमें ऐसे वर्ड्स होते हैं कि लोग बोर हो जाते हैं जल्दी, बस यही प्रॉब्लम है इसमें। अब देखिए, इफ़, फिर भी कोशिश करते हैं, इफ़ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज। अब जो नए बच्चे हैं वो यहीं भी फंस जाते हैं कि सर ये क्या ड्रामा है, इतना बड़ा बड़ा वर्ड क्या है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये क्या है? उनको आदत है राम, सोहन, सीता, गीता, मोनिका, ही, शीट बोलने की, उनको क्या मतलब इतना बड़ा बड़ा वर्ड बोलने की, इसलिए फंस जाते हैं। बचपन से तो ये बोल रहे हैं ना, सूरज पूर्व में उगता है, मैं भूखा हूँ, इसलिए फंस जाते हैं। इसलिए आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी अखबार पढ़ाया जाता है, यही कारण। देखिए, तो इफ़ एनवायरमेंटल यानी कि एनवायरमेंट से रिलेटेड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? डिटेरियोरेशन, यानी कि बहुत नीचे जा रहा है, बिगड़ रहा है, ख़राब हो रहा है। तो अगर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाए, एनवायरमेंट में कुछ बिगड़ने लगे, कुछ बद से बदतर होने लगे, एंड क्लाइमेट चेंज जो है, तो अगर ये डिग्रेडेशन और क्लाइमेट चेंज लीड टू एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर, इफ़ लगा हुआ है कि अगर ये दोनों चीज़ क्रिएट करे, लीड का मतलब होता है क्रिएट करना, ले जाना, पहुंचा देना, एक्यूट शॉर्टेज का मतलब बहुत ज़्यादा कमी। तो अगर ये आपको बहुत ज़्यादा कमी की तरफ ले जाए, किस चीज़ की कमी? तो प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा है ऑफ फूड एंड वाटर, फूड और वाटर की कमी की तरफ अगर ये दोनों ले जाए, कौन दोनों? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और क्लाइमेट चेंज अगर आपको ले जाए, तो द राइट टू इक्वालिटी, ये जो इक्वालिटी का जो हमारा अधिकार है ना, विल ऑल्सो बी वायलेटेड, ये भी वायलेट हो जाएगा। वायलेट का मतलब है कि ये भी टूट जाएगा, ये भी भंग हो जाएगा। क्यों भाई? एज द पुअरर, जो सबसे ज़्यादा गरीब है, अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़, ऐसे अंडर सर्व जिनको सही से ढंग से कोई चीज़ मिलती नहीं है, ऐसे जो कम्युनिटीज़ है, विल नॉट बी एबल टू कोप विद द एडवर्सिटी, वो इस प्रॉब्लम, एडवर्सिटी मतलब ये जो प्रॉब्लम है उसको डील नहीं कर पाएंगे। कोप विद का मतलब हैंडल करना, उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो नहीं कर पाएंगे तो राइट टू इक्वालिटी गया, वायलेट हो गया। ये आपको लीड टू सिखाता हूँ। देखिए देखिए, न्यूज़पेपर में अगर आ जाए लीड टू, तो लीड टू का मतलब होता है टू कॉज, क्रिएट करना। अगर मैं कहता हूँ कि योर ड्रिंकिंग एल्कोहल डेली कैन लीड टू अ वर्बल ऑल्टरकेशन इन द फैमिली, फैमिली में एक तू मैं को क्रिएट कर देगा। ऑल्टरकेशन मतलब तू मैं, वर्बल मतलब मुंह से जो बहस हो रही। तो तुम्हारा ये जो ड्रिंकिंग एल्कोहल रोज का है, ये लीड मतलब क्रिएट कर देगा, कॉज करेगा, एक ऑल्टरकेशन को कॉज कर देगा। एक बार ऐसे भी लीड टू यूज़ किया जा सकता है कि योर हैबिट कैन लीड, बीच में यू लगा दो, लीड यू टू जेल,
तो इसका मतलब है कि तुम्हारी ये जो हैबिट है ना, ये तुम्हें लेकर कहाँ चली जाएगी, जेल पहुँचा देगी। तो पहुँचा देना भी होता है और कॉज करना भी होता है, समझ रहे हो। तो इसलिए यहाँ जो लिखा हुआ है, तोड़ तोड़ कर देखो क्या लिखा हुआ है कि अगर, यहाँ अगर लिखा है कि अगर एनवायरनमेंट में डिग्रेडेशन हुआ, अगर क्लाइमेट में चेंज हुआ, तो ये सब कॉज करेगा, क्या क्रिएट कर देगा, क्या कॉज करेगा, एक्यूट शॉर्टेज, मतलब बहुत ज़्यादा कमी को ले आएगा इन दोनों की वजह से। किस चीज़ में कमी होगी, फूड और वाटर में। तो अगर इनमें कमी होगी तो जो राइट टू इक्वालिटी है, अगर इसमें कमी हुई तो राइट टू इक्वालिटी विल ऑल्सो बी वायलेटेड, वो भी भंग हो जाएगा। इक्वल वाली जो राइट है वो भी भंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा गरीब है, ऐसे अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज है जिनको कुछ भी ढंग से मिल नहीं पाता है, वो सब क्या होंगे, वो इस प्रॉब्लम को झेल ही नहीं पाएंगे, नहीं झेल पाएंगे। तो जो अमीर है वो झेल लेगा, जो गरीब है नहीं झेल पाएगा, तो इक्वालिटी नहीं रही। अब कह रहा है कि द कोर्ट्स एम्फेसिस ऑन क्लाइमेट चेंज केम। अब जैसे केम मेरा वर्ब है और ये मेरा पूरा का पूरा सब्जेक्ट का हिस्सा है, तो इस सब्जेक्ट में बात किसकी हो रही है, कोर्ट की हो रही है कि एम्फेसिस की हो रही है कि क्लाइमेट चेंज की हो रही है, किसकी बात हो रही है। तो हमें ऐसे एपोस्ट्रॉफी पे भी देखना पड़ता है कि यहाँ लिखा है कि द कोर्ट्स एम्फेसिस, यानी कि अब मेरा जो मेन नाउन है वो ये है, कोर्ट का जोर, एम्फेसिस का मतलब दबाव, जोर किस पर जोर दिया है, क्लाइमेट चेंज पर। जो कोर्ट का जो एक जोर है, वो जोर आया इन अ केस, एक केस में आया, केस में सामने आया, इन अ केस। कौन सा केस, दैट, जो, अब यहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन लग रहा है, वो केस दैट पिटेड द कंसर्न। देखो ये जो पिट वर्ड है ना, PIT पिट, वैसे तो पिट का मतलब गड्ढा होता है, गड्ढा करना होता है, बट इस पिट का मतलब एक और होता है कि किसी चीज़ को किसी के सामने रख देना, अगेंस्ट में रख देना। मान लो कि आप एक केस को आप पिट करते हो, फलाने केस को, ये केस है, इसको आपने रख दिया इसके सामने, तो एक चीज़ को दूसरे के अगेंस्ट रखने को भी पिट कहा जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने किसी के अगेंस्ट में कुछ रखा है। तो जो कोर्ट का ये जो एम्फेसिस है क्लाइमेट चेंज पर, जो कोर्ट का एक जोर है, वो सामने आया केस में। कौन सा केस, जिसने, दैट पिटेड द कंसर्न, जिसने एक कंसर्न को, एक मुद्दा, कंसर्न मतलब क्या है, किसी बात पर आपकी चिंता है, एक एक मुद्दा है, उस कंसर्न को रख दिया। पिट का मतलब रख दिया, सेट कर दिया, पोजीशन कर दिया, रख दिया। किसके अगेंस्ट रखा, आगे देखते हैं, पिट द कंसर्न। लेकिन वो कंसर्न किस चीज़ का कंसर्न था, एक कंसर्न के बारे में बता रहा है कि ओवर मल्टीपल डेथ्स, बहुत सारे डेथ हो गए थे, किसके, ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये सब, ये शायद पक्षी होते हैं बस्टर्ड, जो इंडियन बस्टर्ड है, उन बहुत सारे बस्टर्ड की डेथ हो गई थी। तो उसका जो कंसर्न है उसको इस केस ने सामने रखा, और किसके अगेंस्ट में रखा, अच्छा ये मौत क्यों हो गई थी, तो यहाँ ड्यू टू लगाया कि ड्यू टू सोलर पावर ट्रांसमिशन लाइन्स। सोलर पावर ट्रांसमिशन लाइन, ऐसा कोई लाइन होगा सोलर पावर के आने जाने के लिए लाइन बना होगा, उस वजह से ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उनकी काफ़ी डेथ हो गई थी। तो ये जो चिंता है, इस चिंता को इस केस ने रख दिया, किसके अगेंस्ट रखा, अगेंस्ट इंडियाज़ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, कि इंडिया का जो अंतर्राष्ट्रीय एक बाध्यता है, ऑब्लिगेशन है, एक मजबूरी है, एक करना ही करने वाली बात है, ऑब्लिगेशन है टू मीट इट्स एमिशन रिडक्शन, की एमिशन रिडक्शन, मीट का मतलब है कि तय हुआ होगा कि हाँ भाई हम अब रिड्यूस कर देंगे, हम जो एमिट करते हैं, हम जो गैस या जो भी हमारा निकलता है उसको हम रिड्यूस कर देंगे, तो उस चीज़ को मैच करना था। तो टू मीट इट्स एमिशन रिडक्शन एंड इंक्रीज इट्स एनर्जी कैपेसिटी, मतलब कि एमिशन को कम करना था और एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाना था थ्रू नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज। मतलब नॉन फॉसिल चाहिए, ये नहीं कि आप जो हमारे फॉसिल हैं, जो हमारा पहले से बचा हुआ जो है पेड़ पौधे कोयले, उनको यूज़ करना नहीं, बिल्कुल नॉन फॉसिल, सूरज से, सोलर से ले लो। तो सोलर वाले कैपेसिटी को बढ़ाना था, और ये जो गैस वैस धुआं धक्कड़ जो होता है उसको उस एमिशन को रिड्यूस करना था। इस चीज़ को मैच करने के लिए, इसको मीट करने के लिए, इस डेडलाइन को मीट करने के लिए, इस पॉइंट पे खड़ा उतरने के लिए, ऐसे समझा करो। तो उसने किया था, तो उसके खिलाफ इस बात को रखा गया। देखो कितना मुश्किल है समझना। इस केस ने इसके अगेंस्ट में इस कंसर्न को रख किया कि तुम ये कर रहे हो,
लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे कौन मर गए, बहुत सारे वो पक्षी मर गए, जो बहुत सारे मर गए, मल्टीपल डेथ्स हुए। ये है गाइस। फिलहाल इतना ही लीजिए, नहीं तो आप लोग फिर टेंशन में आ जाओगे अरे क्या हो रहा है। यही प्रॉब्लम है। अगर आप चाहते हो गाइस कि मैं मतलब इस तरीके से एडिटोरियल वगैरह की पार्सिंग करूं, तो फिर आपको वो झेलने की कैपेसिटी भी चाहिए, मतलब आपको बोर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि कभी ना कभी तो समझना पड़ेगा ना, कब तक दूर भागोगे। हाँ, सिटी न्यूज़ आप बोलोगे आपको बड़ा मज़ा आएगा, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप सिटी में एक्सपर्ट हो गए हो मान लो, तो थोड़ा आगे बढ़ो। आप अगर चाहो तो मैं एडिटोरियल मुश्किल है तो मैं फ्रंट पेज का ले आऊँगा, फ्रंट पेज का मैं पार्सिंग कर दूंगा। आप मुझे कमेंट में बताना मैं किसका पार्सिंग करूँ, तो उस वैसे पार्सिंग कर दूंगा। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।